कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, कभी मैच होता है, कभी मैच नहीं होता। एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं थ्योरी के, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो क्या करें, कैसे पढ़ें? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। आज हम पढ़ने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आसान भाषा में समझेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, कौन सी चीज कहाँ जाती है, क्या फॉर्मेट है। इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि आपके पिछले 3-4 साल के बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। एक मार्क्स से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, हम वो पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, इस बार आ सकते हैं। प्लस कौन से 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आपके आए हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो एंड तक देखना वीडियो को, और इसके नीचे एक सेव का बटन होगा, तो वीडियो को सेव कर लेना ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े, इजीली आप एक्सेस कर पाए वीडियो। तो शुरू करते हैं दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 2019 में हमारा एक क्वेश्चन आया था दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं कैश फ्लो होता क्या है। तो 2019 में समझिए आपका साल के एंड में आपके पास कैश था 10,000 रुपए। 2020 के एंड में आपके पास कैश हुआ 12,000 रुपए। तो 2,000 से कैश आपका बढ़ गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने 2,000 का एक ट्रांजेक्शन किया हो, कि आपको 2,000 आपके बैंक में आए हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके बैंक में 6,000 आए हो और आपसे 4,000 खर्च हुए हो, तो 2,000 वाला बन गया। तो बेसिकली कुछ कैश जो है फ्लो हुआ है आपके अकाउंट में, और कुछ अंदर आया, कुछ बाहर गया, उसी को हम कहते हैं दोस्तों कैश फ्लो। कैश फ्लो इज अ इनफ्लो मतलब रिसीट्स, एंड आउटफ्लो मतलब पेमेंट, जो हमने पेमेंट करी है, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो को ही कैश फ्लो कहते हैं। सिंपल समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल रटेंगे नहीं हम, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आया कैश इक्विवेलेंट्स, इसको भी हम समझेंगे 2 मिनट बाद, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन हमारा 2019 के ही बोर्ड के एग्जाम में आया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या था, दूसरे सेट में आया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे 2019 में आया था। अब भाई हमको पता है कैश फ्लो क्या होता है, ठीक है ना। एक ऐसी समझिए, एक इनफ्लो हुआ है और जो आउटफ्लो हुआ है उसको हम कैश फ्लो कहते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ? कैश फ्लो स्टेटमेंट वही हुआ कि जो कैश फ्लो का एक तरीके से आप स्टेटमेंट बना दें। जो इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है उसका अगर आप एक फॉर्मेट में बना दें, एक स्टेटमेंट में बना दें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। इट इज द स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर अ पीरियड। याद रखें दोस्तों, जरूरी फॉर अ पीरियड लिखना बहुत जरूरी है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर अ पीरियड लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड के लिए बनता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस तरह कैश फ्लो भी एक पीरियड के लिए बनता है, ठीक है ना। एंडलेस नहीं हो सकता है। तो कैश फ्लो आपने समझ लिया क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने समझ लिया क्या होता है कि भाई जो इनफ्लो आया और जो आउटफ्लो हुआ उसको एक स्टेटमेंट बना दिया हमने, उसे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट कह दिया। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। यहां पर हम दोनों ही डेफिनेशन में कैश इक्विवेलेंट को बार बार बोल रहे हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये होता क्या कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझे तो वो होता है जिसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे बैंक, आप बैंक जाएं और बैंक से आप अपना जल्दी से जो भी है चेक काट कर आप कैश ले सकते हैं। एटीएम कार्ड से आप कैश जो है विड्रॉ करा सकते हैं। बेसिकली बैंक एक कैश इक्विवेलेंट का काम करता है, मतलब कैश एग्जैक्टली नहीं है, बट आप बहुत ही आसानी से उसको क्या नाम है कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसे हम कहते हैं दोस्तों हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब ये है कि इसको आपको जमा करके रखने की जरूरत नहीं है कि आप एक टाइम बाद ही उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट जो है वो हाईली लिक्विड नहीं है। आपने फिक्स डिपॉजिट करा देने पर, आपने एफडी करा दी, तो आपको 3 साल 4 साल 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा उस एफडी के खुलने का, उसके मैच्योर होने का। तो जब वो एफडी टूटेगी तब आपको पैसे मिलेंगे। बट आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो आपका जो अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। आप अभी चले जाए एटीएम, आप अपना कार्ड स्वाइप करिए और उसको आप यूज कर सकते हैं, कैश की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बैंक हमारा हुआ दोस्तों कैश इक्विवेलेंट। और एक और चीज होती है दोस्तों कैश इक्विवेलेंट, वो होता है हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी। यूजुअली जैसे आप समझिए आपने टाटा कैपिटल का शेयर खरीद लिया है, आपने 100 शेयर खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, तो ठीक है भाई साहब 1 करोड़ रुपए के आपके पास शेयर है। अब उस 1 करोड़ का आप कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी जब क्या नाम है किसी भी ट्रेडिंग ऐप पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उसको उसी कभी आप बाय और सेल कर सकते हैं, और 2 दिन के अंदर आपको बैंक में पेमेंट आ जाती है। और जब बैंक में पेमेंट आ गई तो एक तरीके से वो कैश बन गया। तो डेफिनेशन समझते हैं कैश इक्विवेलेंट का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ये। कैश इक्विवेलेंट इज शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जो हमने अभी पढ़ा शॉर्ट टर्म है दोस्तों, लॉन्ग टर्म है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म है और हाईली लिक्विड है जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आर सब्जेक्ट टू
इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू इन द शॉर्ट टर्म। इनसिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा नहीं, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा, इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत कम। शॉर्ट टर्म में उनकी वैल्यू जो है ज्यादा चेंज नहीं होगी। दे आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू इन द शॉर्ट टर्म। जैसे आपने शेयर खरीदे हैं बैंक अकाउंट में, आपका पैसा, उनकी वैल्यू एकदम से कम नहीं हो जाएगी। इवन अगर आपने कोई शेयर खरीद रखे, इतनी जल्दी उनकी वैल्यू नहीं गिर जाती है, अनटिल कुछ कोई मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, ऐसा कुछ चीज नहीं हुई है, उनकी वैल्यू इतनी जल्दी कम नहीं होती है। आप अगर 1 महीने 1.5 महीने के लिए रखेंगे तो उनकी वैल्यू बहुत जल्दी जो है बदलती नहीं है, 1% 1.5% से ज्यादा नहीं बदलेगी। फिक्स डिपॉजिट है वो भी आपने चलिए रख दिया है, बट अगर आपने शेयर बहुत लंबे समय के लिए खरीद रखे, मान लीजिए 5 साल, तो उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म, हाईली लिक्विड दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द वैल्यू इन द शॉर्ट टर्म। ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट। अब हम समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, एग्जैक्टली होता क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हम सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड के लिए होगी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, या आगे जो भी को पीरियड क्वेश्चन में दे रखा होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे पीरियड फॉर द पीरियड, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में लिखते हैं। फिर हम ये फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम ये 3 चीजें सबसे पहले लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 2019 में ओपनिंग बैलेंस आपके पास 1 लाख रुपए है और 2020 में आपके पास 1,50,000 रुपए। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग है 1,50,000। तो मैं आपसे पूछूं कि नेट कैश फ्लो कितना हुआ है आपके बिजनेस में, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं सर 50,000 का नेट कैश फ्लो हमारे बिजनेस में हुआ है पूरे साल में। ठीक है, ओके। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरी रामायण जो है ना, ये 50,000 रुपए की ही है। ये 50,000 रुपए कैसे आए कैसे गए, ये उसके बारे में ही पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अभी 50,000 के लिए हो सकता है 15 ट्रांजैक्शन हुई होंगी, उन 15 ट्रांजैक्शन में से सब इनमें से किसी एक कैटेगरी में जाएंगे। इन 3 कैटेगरी में से ये जो है हमारी 15 की 15 ट्रांजैक्शन जाएंगे। हो सकता है कि 6 ट्रांजैक्शन यहाँ पर जाए, 3 यहाँ पर जाए और फिर 6 यहाँ पर जाए। ठीक है ना, हो सकता है कि 6 ट्रांजैक्शन यहाँ पर जाए, 9 यहाँ पर जाए, यहाँ पर 1 दिन आ जाए। जो भी है 15 की 15 ट्रांजैक्शन इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जाएंगी और फिर फाइनली प्लस माइनस करके हमारा 50,000 आ जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना रखे हैं। ठीक है ना, यूजुअली आप देखेंगे 1 कॉलम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 1 कॉलम होता है अमाउंट को, बट यहाँ पर 2 है। इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि जब सबसे पहले हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर कुछ चीजें आएंगी। मान लीजिए इसके अंदर एक कुछ आया A B C, फिर जो हमारे इस हेड के अंदर चीजें आ रही है ना, तो उनका अमाउंट तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, बट पूरे का सम जो है वो मेरा इधर आएगा। बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, इनका सम यहाँ पर मैंने मार दिए जाएंगे D E F, ये 3 चीजें यहाँ पर आ गई। इन तीनों चीजों को मैं अंदर वाले कॉलम में लिखूंगा। ठीक है ना, और इन तीनों को का जो एडिशन होगा वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा फाइनल। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मेरा ये हो गया। और वैसे अगर मान लीजिए फाइनेंसिंग में आपका है G और H, ये 2 चीजें हैं, तो ये 2 चीजें जो है यहाँ पर आ जाएंगी और फाइनली मेरा इधर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ पर। तो जो आउटर कॉलम है ना, उसमें से ये 3 हेड की चीजें जाएंगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिर्फ ये 3 चीजें जाएंगी बड़े वाले कॉलम में, जो बाहर है कॉलम, आउटर कॉलम। इनर कॉलम में जो इनके अंदर के हेड की जो बेसिक डिटेल्स हमें दे रखी है वो हम डालेंगे। तो हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे दोस्तों। आप समझ चुके होंगे कि हमारे अमाउंट वाले कॉलम में आउटर में 3 नंबर आ जाएंगे। एक नंबर होगा इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक नंबर होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, और एक होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो 3 नंबर हमारे पास आ गए। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये आता है 20,000। ठीक है, ये मेरा आता है 10,000 और ये मेरा आता है 20,000। ठीक है, 20, 10 और 20 मिला के मेरा हुआ 50,000। ठीक है ना, तो इन तीनों का सब जो आ गया 50,000। तो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा 50,000। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब नीचे जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर ले जाता हूँ इसको। मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया 50,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा
क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। बेसिकली मैं ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दूंगा 1 लाख और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1,50,000। ठीक है ना, ऐसे मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली मैच हो जाता है। कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ और फाइनल आंसर मेरा आता है नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करके। उस नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करता हूँ ओपनिंग और फाइनली मेरा आता है क्लोजिंग, जो कि मेरे इक्वेशन में से मैच हो जाएगा। ये है दोस्तों मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल सीधा फॉर्मेट, और ऐसे होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच। लेकिन आप याद रखिए अच्छे से, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मैच करने के पीछे नहीं भागना है। डायलॉग सुना होगा दोस्तों आपने 3 इडियट्स का, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैच करने के पीछे हम नहीं भागेंगे दोस्तों, उसको सही से बनाने के पीछे भागेंगे। मैच अपने आप हो जाएगा। और सही से कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट जो है दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 चीजें ही आपको याद रखनी है। उस आगे की वीडियो के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी आप कभी भी बनाएंगे, 2 है चीजें सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट को सही से बनाने में, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी जो चीज है हमारी बनाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो है प्लस और माइनस सही से करना। क्या चीज प्लस करनी है, क्या चीज माइनस करनी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या हमें, अगर मान लीजिए 15 चीजें दे रखी है हमारी इक्वेशन में, उनमें से कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज माइनस होगी, या फिर कोई चीज ना प्लस होगी ना माइनस होगी, ऐसी फालतू में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता करनी है कि क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। और दूसरी चीज है ये कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन सी इन्वेस्टिंग में जाएगी और कौन सी फाइनेंसिंग में जाएगी। ठीक है ना, यही 2 चीजें आपको करनी है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा, अपने आप रेडी हो जाएगा, मैच भी हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो हमको 80% मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखना, पहली चीज प्लस और माइनस क्या करना है आपको याद रखना है। दूसरी चीज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ डालना है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग। अब आते हैं भैया सबसे पहले कि प्लस और माइनस क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा, क्या प्लस करें क्या माइनस करें। साफ सीधी सिंपल लैंग्वेज में भैया सिंपल जवाब ये है, जो इनफ्लो हो रहा है वो प्लस और जो आउटफ्लो हो रहा है वो माइनस। जब कैश आ रहा है तो प्लस होगा और जब कैश जा रहा है तो वो माइनस होगा। ठीक है ना, अगर आपसे बोलूँ वही सेल्स हुई है, सेल्स ऑफ 1,50,000, तो क्या वो प्लस होगा या माइनस होगा। जब आपने सेल्स करी, आपने कुछ बेचा तो कैश आया है, इनफ्लो हुआ है। जब अगर सेल हुई किसी चीज की तो सेल क्या हुई आपकी, प्लस। किस कैटेगरी में डालेंगे अभी हम देखेंगे। सबसे पहले सबसे जरूरी है कि प्लस होगा या माइनस होगा। परचेज क्या होगी दोस्तों, किसी भी चीज का आपने परचेज किया है, तो जब आप कुछ परचेज करते हैं तो पैसा आता है कि पैसा जाता है, पैसा जाता है, कैश आउटफ्लो होता है। तो परचेज जहां पर भी होगी वो माइनस होगी। ठीक है, डेटर्स बढ़ गए या डेटर्स कम हो गए, अब सर ये थोड़ा आपने ट्रिकी पूछ लिया। क्यों ट्रिकी, आप समझे ध्यान से। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिसने आपको पैसे देने हैं, वो आपको पैसे ओ करता है। आपका कोई दोस्त जिसने आपसे 500 रुपए ले रखे हैं, अब उसने आपको पैसे देने हैं, तो वो आपका डेटर है। मैं आपसे आप पूछता हूं कि सब 2019 में, मान लीजिए पिछले साल और इस साल आपको आपके दोस्त ने 500 रुपए देने थे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगले साल आपके पास आया, मैं बोला अब उस दोस्त ने आपको कितने देने हैं, आपने बोला सर अब उस दोस्त को मुझे 200 रुपए देने हैं सिर्फ। बोला अच्छा, डेटर कम हो गए हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, पहले 500 देने थे अब 200 देने हैं। इसका मतलब यह है कि 300 रुपए उसने आपको लौटा दिए हैं, वापस दे दिए हैं। मतलब 300 रुपए का आपके बिजनेस में कैश बढ़ गया है, कैश इनफ्लो हुआ है। तो जब डेटर्स हमारे कम हो जाएं तो उसको हम करेंगे ऐड। क्यों ऐड करेंगे दोस्तों, डेटर कम हो गया मतलब डेटर ने पैसे दे दिए हैं। और ये अगर डेटर हमारा बढ़ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, कैसे, फिर दोबारा उस एग्जांपल का समझो। मैंने आपसे पूछा कि आपके दोस्त रमेश ने आपको पिछले साल कितने पैसे देने थे, आपने बोला सर पिछले साल उसने मुझे 1000 रुपए देने थे। ठीक है, इस साल उसने कितने देने हैं, सर इस साल उसने मुझे 1500 रुपए देने हैं। 1500 रुपए देने हैं मतलब 500 रुपए उसने आपसे और ले लिए, मतलब कैश आउटफ्लो हो गया। मतलब जब डेटर बढ़े तो कैश आउटफ्लो हो गया, कैश आउटफ्लो होते ही हम उसको माइनस करेंगे। जब डेटर्स कम होंगे तो ऐड होगा, डेटर्स बढ़ेंगे तो माइनस होगा। चलिए अब आते हैं क्रेडिटर पे। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर वो होता है दोस्तों जिससे आपने पैसे ले रखे, अभी आपकी लायबिलिटी कि आप उसको पैसे दें। ठीक है ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ भैया पिछले साल
आपने अपने दोस्त को कितने पैसे देने थे? आपने बोला सर पिछले साल मुझे उसको 500 रुपए देने थे। इस साल कितने देने? सर इस साल मुझे उसको 800 रुपए देने हैं। तो आपके क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर जब बढ़ गए, क्यों बढ़ गए भैया? पिछले साल आपने 500 रुपए देने थे, इस बार 800 देने, इसका मतलब 300 रुपए आपने और ले लिए। और ले लिए मतलब कैश इनफ्लो हुआ है। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हमेशा सिर्फ कैश इनफ्लो हुआ है तो इसको करेंगे ऐड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं जो आपका दूसरा क्रेडिटर है, आपने किसी और को भी पैसे देने हैं, क्रेडिटर नंबर 2, ठीक है ना। अब इसको आपने कितने पैसे देने थे पिछले साल? आपने बोला कि सर इसको मुझे 900 रुपए मैं वो करता हुआ मुझे देने थे, आपने दे दिए? नहीं सर एक्चुअली मैंने दिए तो नहीं है। इस साल आपको कितने देने हैं उसको? इस साल मुझे उसको देने हैं दोस्तों 700 रुपए। अच्छा, पिछले साल 900 देने थे, इस बार 700 देने हैं, इसका मतलब 200 रुपये आप पे कर चुके हैं। तो जब क्रेडिटर कम हो गया तो इसको माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेटर जब बढ़ गया, डेटर कम हो गया अगर तो प्लस है, और डेटर बढ़ गया तो माइनस है। ठीक है ना, इसको रटेंगे नहीं दोस्तों, इसको हम समझेंगे। अगर आप रटोगे ना तो गारंटी कह सकता हूँ मैं, आप एक ना एक चीज में गलत करके आओगे, क्योंकि उल्टा है थीम थोड़ा। यहाँ पर डेटर कम हो रहा है तो प्लस हो रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, समझो? तो उल्टा सीधी, तो रटो मत, इसको याद मत करो, ऐसे समझो। डेटर कम हुआ डेटर बढ़ा, क्रेडिटर कम हुआ क्रेडिटर बढ़ा, एक बस सोचने लग जाओ उस वक्त कि भाई कैश आया है कैश गया। सिंपल एक कॉन्सेप्ट अगर दोबारा पढ़ते हैं, डेटर हमारे बढ़ गए, क्या करोगे? अब आप सोचने लग जाओगे बट डेटर बढ़ गए मतलब मेरे को किसी इंसान ने पैसे देने थे, रमेश ने मुझे 500 रुपए देने थे, ठीक है। अब उसने मुझे 800 रुपए देने हैं, डेटर बढ़ गया, ठीक है। क्यों उसने मुझे 800 रुपए देने हैं? क्योंकि मैंने उसको 300 रुपए और दे दिए, तभी तो बढ़ गया ना। क्योंकि मैंने उसको 300 रुपए और दे दिए, इसका मतलब कैश आउटफ्लो हो गया। तो जब डेटर बढ़ गया तो हम उसको माइनस करेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्रेडिटर बढ़ गए तो क्या होगा? क्रेडिटर बढ़ गए सर, ठीक है, सोचते हैं। अब भाई रमेश है मेरा क्रेडिटर, मैंने रमेश को पैसे देने हैं। मैंने पिछले साल रमेश को देने थे 800 रुपए, ठीक है। इस साल मुझे उसको देने हैं 2000 रुपए। अच्छा, क्रेडिटर बढ़ गए 800 से 2000 रुपए। अब मैंने उसको पैसे ज्यादा क्यों देने हैं भैया? पहले 800 देने थे, अब 2000 क्यों देने हैं? इसका मतलब मैंने उससे 1200 रुपए और लिए हैं, कैश इनफ्लो हुआ है। जब क्रेडिटर बढ़ जाते हैं तो वो कैश इनफ्लो होता है, तो मतलब वो ऐड होगा, ठीक है ना। तो रटेगा नहीं, क्योंकि कई बार आपका सिंपल इक्वेशन भी आता है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दिस, तब आपको ऐसी चीजें बता देगा कि भाई ये बढ़ गया वो कम हुआ। तो उसके बाद अगर आपने रटा होगा ना कि फॉर्मेट रट लिया कि ये ऐड और ये माइनस हो रहा है, तो उसके बाद आप गारंटी कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, क्योंकि कभी ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो जब भी हम फंस जाएंगे कि डेटर क्रेडिटर ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है, तो उसको हम क्या करें, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो है, तब सिंपल ऐसे दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे, रमेश को दिमाग में लेके आएंगे, भाई रमेश ने हमको पैसे देने थे, हमें रमेश को पैसे देने हैं। डेटर है क्रेडिटर है, बढ़ गया या कम हुआ? बढ़ गया कम हुआ तो हमने उसको पैसे दिए हैं या उससे पैसे लिए हैं। सिंपल हमें पता लग जाएगा कि ऐड करना है या माइनस करना है, सिंपल, ठीक है। अपने को ये पता लग गया भैया कि क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। अब हम समझेंगे कि भैया कौन सा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कौन सा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और कौन सा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, ये दो चीजें, ठीक है ना। उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, हम वो भी पढ़ेंगे। इसका एक रीजन है क्योंकि ऑपरेटिंग और यूजुअली लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो ऊपर से नीचे लेवल 10, 9, 8 से शुरू करते हैं, तो इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। आप पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगर समझ जाएंगे ना, तो ऑपरेटिंग समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ऑपरेटिंग समझना शुरू करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, रिजर्व सरप्लस क्या करें, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम सबसे पहले ये आसान चीज समझेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें जाती हैं, एक बार आपको पता चल जाएगा। फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।